हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट किसी को? सर एक बार करवीर के लैटिन नेम बता दो सर, वाइट के और उस वो येलो वाले में। जब नोट करवाता हूँ जब करते नहीं हो। लिख लो। श्वेत नीरियम इंडिकम, रक्त नीरियम ओडोरम और पीत थिवेंटिया नेरिफोलिया। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट है? आगे शुरू करें? रिप्लाई तो कर दो। कोई है डाउट या कर दें आगे शुरू? नो। ठीक है। ठीक है। कर दो सर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जयपाल। सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन जयपाल के नाम से नहीं, जनरली जो इसका सबसे ज्यादा लोगों ने नाम सुना होगा वो जमाल कोटे के नाम से। आसपास मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारी मेडिसिन है, सर परगेटिव वॉइस कट मेडिसिन। गई। गोटे के पहले क्या बोला? जमाल कोटा। ठीक है। ठीक है, जमाल कोटे के नाम से मतलब इजीली मार्केट में मिल जाता है। बहुत सारी जो हमारी परगेटिव मेडिसिन है उसमें इसका यूज भी करते हैं। बेसिकली जो जमाल घोटे का काम क्या होता है कि वो लूज मोशंस करता है। ठीक है, तो इसके जो भी साइन और सिम्टम्स लिखे गए हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो साइन और सिम्टम्स है वो क्या है? एक्सेसिव मोशन या फिर डायरिया। ठीक है, पुराने मूवीज में बहुत सारे में देखा भी होगा कि कई बार क्या करते थे कि लोग जबरदस्ती खाने में मिला के किसी को भी खिला देते थे। ठीक है, जहाँ एक कोई बहुत बड़े ग्रुप को अगर सिंपल फूड पॉइजनिंग या उसको डायरिया करना है एक ग्रुप को, तो सिंपली क्या करते हैं कि जमाल कोटे को पाउडर फॉर्म करके और पूरे के पूरे खाने में मिलाकर उसको यूज किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो इसका वैसे जो इसके संस्कृत नेम है वो क्या है? जयपाल। और इंग्लिश नेम परगिन कोरोटन। ठीक है, अगर कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली ये भी इरिटेंट पॉइजन है। हमारे स्टमक में जाके इरिटेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से सीवियर डायरिया प्रोड्यूस होता है। लैटिन नेम कोरोटन टिग्लियम। इंग्लिश नेम जो अभी जैसे पहले बताया परगिन कोरोटन। ठीक है, नॉर्मली इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। सिंपल छोटे छोटे से बीज होते हैं जिनको पाउडर फॉर्म में करके और उसको यूज किया जा सकता है। पर्याय जो अभी बताया कि सबसे ज्यादा कॉमनली जो हम इसका नाम यूज करते हैं वो क्या है? जमाल कोटा। संस्कृत नेम जयपाल और जेपाल। इसके अलावा बेसिकली ये जिस प्लांट पे लगता है उसके अकॉर्डिंग जो इसका पर्याय दिया गया है वो दिया हुआ है दरवंती बीज। प्लांट देखे हैं दंती और दरवंती के? दंती और दरवंती प्लांट देखे हैं कभी? नो सर। मतलब सेकंड ईयर में द्रव्य गुण की जब फाइल बनाई थी उसमें दंती या दरवंती नहीं लगाया था? बनाई नहीं सर। लॉकडाउन हो गया था लॉकडाउन सर, में फाइल ही बनाई नहीं नहीं थी। बनाई सर। कुछ नहीं बनाई। नहीं नहीं सर। चावल चावल। कभी सप्तपर्ण देखा है? एरंड देखा हो? यस सर, देखा देखा है है सर। तो। हाँ। फ्रेंड तो तो देखा है। हाँ, एरंड के पत्ते जैसे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना, उसी तरह के छोटे पत्ते होते हैं। और एक डाली में जैसे सप्तपर्ण में 7 पत्ते लगते हैं, उसी तरह दंती और दरवंती में 3 से 5 पत्ते होते हैं हर जगह पे। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसा एरंड होता है, एरंड का पत्ता बहुत बड़ा होता है, ये छोटा होता है, लगभग 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर जो इसकी वो होती है। ठीक है, जैसा इसमें दिखा रखा है। ठीक है, और एक जगह पे 3 से लेके 5 तक पत्ते उगते हैं। ये है स्पेसिफिकली दरवंती। इसके जैसा ही दूसरा पेड़ होता है दंती। दंती के पत्ते एग्जैक्टली एरंड की तरह होते हैं, उसको देखना, नेट पे सर्च कर लेना दंती और दरवंती। तो बेसिकली जयपाल का खुद का पेड़ नहीं होता, जो इसका प्लांट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दरवंती।
और उसी पेड़ के अंदर इसका बीज लगता है, जो इसके लिए जो इसका तीसरा पर्याय लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, द्रवंती बीज। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे या द्रव्य गुण की बुक में पढ़ा भी होगा। दंती और द्रवंती दोनों ही जो प्लांट है वो रेचक कर्म करते हैं। ठीक है, दोनों ही प्लांट के जो फल हैं उनको यूज कर सकते हैं हम विरेचन कर्म करवाने के लिए। और जो उसमें से द्रवंती होता है उसका जो बीज है वो स्ट्रोंगली रेचन कर्म करता है, जिसकी वजह से जो उसका जो प्लांट है वो कहलाता है हमारा जयपाल या जेपाल। ठीक है, रस पंचक की बात करें तो बेसिकली जो इसका रस है वो कैसा है, कटुतिक, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। गुण इसमें सेम वही है पहले वाले, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण। वीर्य इसका भी उष्ण है और विपाक कटु। ठीक है, जो अभी तक जितने भी उपविष हमने पढ़े हैं उसमें से सभी के अंदर जो बेसिकली रस, गुण, वीर्य, विपाक प्रभाव है वो सबके सेम है। एल्कलॉइड्स की बात करें तो जो इसका मेन एल्कलॉइड्स होता है वो इसके अंदर कौन सा मिलता है हमें, फोरबोल। ठीक है, PHOR BOL, फोरबोल। इसके अलावा जो इसका दूसरा मेन एल्कलॉइड है जो इसके लैटिन नेम से रिलेट करता है, कोरोटीन। ठीक है, दो एल्कलॉइड इसके मेन होते हैं, फोरबोल और कोरोटीन। इसके अलावा क्रोटोनोलिक एसिड और क्रोटोनॉल जैसे जो एल्कलॉइड्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो मेनली जो इसके अंदर विरेचन कर्म करते हैं और जो सीवियर डायरिया प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली ड्यू टू फोरबोल और ड्यू टू द क्रोटीन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो दो एल्कलॉइड मेनली याद रखना है, फोरबोल और क्रोटीन। जैसे जो बेसिकली बताया ना कि यूज हम इसका क्या करते हैं, सीड्स। पहले डायग्राम में देखा था ना कि प्लांट्स है, प्लांट के ऊपर ये जो ब्राउन कलर के जो फल लगा हुआ है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से ऐसे ब्लैकिश कलर के, और ब्लैकिश भी कैसे, प्योर ब्लैक नहीं, उसके ऊपर लाइनिंग। ठीक है, कहीं से येलोइश, ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर के बीज होते हैं बेसिकली इसके, और इसके ऊपर छोटी छोटी लाइनिंग्स होती हैं। ठीक है, जब वापस आओगे तो ऊपर लैब में जाके देखना वहां पे रखा हुआ है, उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास साइन और सिम्टम्स। अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली इरिटेंट पॉइजन है। इरिटेंट पॉइजन होने की वजह से अगर इसको बाहर एक्सटर्नली यूज करे तो क्या करेगा, ब्लिस्टर ओवर द स्किन। कि जितने भी इरिटेंट्स पॉइजन है हमारे वो क्या करते हैं, जहां भी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं वहां पे अगर स्मॉल इरिटेंट्स है तो हल्की फुल्की इचिंग और रेडनेस प्रोड्यूस करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स है तो वहां पे ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो ये हमारी स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करता है। अगर इसको किसी भी कंडीशन में ओरली यूज किया जाए तो बताया ना कि सबसे ज्यादा क्या करता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। और जो इसका मेन सिम्टम है वो क्या है, डायरिया। तो कभी भी इसको हम ओरली यूज करते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, बर्निंग पेन इन द एब्डोमेन। कि जैसे वो जाएगा अंदर, जो हमारी इंटेस्टाइनल और स्टमक की जो म्यूकोस है उसको इरिटेट करने की वजह से वहां पे या तो बर्निंग पेन हमें फील होगा या फिर कॉलिक टाइप ऑफ पेन हमें फील होता है। ठीक है, कॉलिक टाइप पेन पता है क्या होता है? नो सर। डिफरेंस क्या है बर्निंग पेन और कॉलिक पेन में? हम्म? यहाँ दो तरह की चीजें लिखी गई हैं, बर्निंग पेन और कॉलिक पेन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो भाई। हम्म? पता है तो हाँ, अगर नहीं पता है तो नहीं। नहीं पता सर। अच्छा, तो इतनी देर में बोला, पहले ही बोल देता। कभी हाइपर एसिडिटी हुई है? म्यूट ही नहीं होता, अनम्यूट नहीं होता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं। कभी हाइपर एसिडिटी हुई है? तेजाब बना हो, पित्त बना हो, इस तरह के कोई सिम्टम हुए हैं कभी? जैसे बाहर का मार्केट का बहुत ज्यादा तला भुना खा लिया हो, कई दिन लगातार फास्ट फूड टाइप खाया हो, उसके बाद हाइपर, एसिडिटी सर। हाँ जो हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी को हाइपर एसिडिटी कहते हैं। हाँ जी। क्योंकि एसिड तो हमारे स्टमक में है, हर टाइम रहता है। जब उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन होती है तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी हाइपर एसिडिटी। उस टाइम फील हुआ है ना कि पेन हमें जनरली कहाँ फील होता है, या तो हमारी चेस्ट कैविटी में या फिर जो हमारा ईसोफेगस है, जो हमारा जहां से हमारी माउथ और स्टमक की जहाँ जंक्शन होता है। प्रॉब्लम ले गया कल घर ही पड़ी है क्या हो गया भाई? ठीक है, तो बेसिकली जो हमें बर्निंग पेन फील होता है वो उस कंडीशन में होता है। कॉलिक पेन होता है कि जो बेसिकली कॉलिक, कॉलिक जो हम पर्याय यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टोन्स के लिए, जिसको कैलकुलाई की फॉर्मेशन होती है। और कैलकुलाई कभी भी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है, और दूसरा हमेशा रेडिएटिंग मिलता है कि ये पेन एक जगह पे शुरू होगा और वहां से रेडिएट करेगा दूसरी जगह पे। जैसे हम किडनी स्टोन की बात करते हैं तो किडनी स्टोन में जो हमारा पेन शुरू होता है वो
जो उसका लेटरल साइड है, लेटरल साइड में शुरू होता है और शिफ्ट करता है या तो मीडियल साइड की तरफ या फिर ऊपर स्कैपुलर रीजन की तरफ। ठीक है, उसी तरह जब गॉल ब्लैडर स्टोन होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन में जो हमारा पेन है वो एंटीरियरली शुरू होता है और रोटेट करता है हमारे पोस्टीरियरली बैक की तरफ। तो जब हम जयपाल का यूज करते हैं तो जयपाल की वजह से बेसिकली हमें क्या मिलेगा कि या तो स्टमक में बर्निंग पेन मिलेगा कि जिस तरह हाइपर एसिडिटी जलन जो होती है उस तरह के पेन मिलेंगे, या फिर कॉलिक पेन मिलेगा कि पेन एक जगह पे शुरू होगा और रेडिएट करेगा दूसरी साइड की तरफ। इसके अलावा हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है वहां पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस वजह से कि वहां पे एक्सेसिव हमारा जो कंटेंट्स है, डायरिया शुरू हो चुका है, डायरिया शुरू होने की वजह से क्या है कि एक्सेसिवली वहां से जो भी हमारे स्टमक के जो कंटेंट्स है वो बाहर निकल रहे हैं, उसको होल्ड करने के लिए क्या करते हैं हम एक्सेसिव आईवी फ्लूइड्स का यूज कर सकते हैं, ओरल हाइड्रेटिव सॉल्यूशन है उनका यूज कर सकते हैं। तो उन सब के वहां पे एक्युमुलेशन होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा। और दूसरा, अगर आयुर्वेद की कॉन्सेप्ट से देखें तो आयुर्वेद वहां पे क्या मानता है कि कभी भी जब इस तरह के जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं जैसे अतिसार जो है, तो वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, अत्यधिक वात प्रकोप होने की वजह से। तो उस वात के अमाशय में जाकर अधिष्ठित होने की वजह से वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके अलावा फैटिगनेस, परफ्यूज स्वेटिंग जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। जो इसका मेन सिम्टम देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा, वहां पे डायरिया। डायरिया दोनों तरह का हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन में भी और फिर ब्लडी कंडीशन में भी। कि नॉर्मल जो एब्डोमिनल कंटेंट है या तो वो बाहर निकल सकता है, या फिर जब वो लेटर स्टेज में जाके वो वहां पे जो डायरिया जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अपने साथ में वहां पे ब्लड को मिक्स करके ब्लडी डायरिया को उसके अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके ब्लडी लास्ट डायरिया और डिसेंट्री में फर्क है? डायरिया में नॉर्मल एब्डोमिनल कंटेंट निकलता है कि जो तुमने खाया वो निकल गया। ब्लडी डायरिया में डायरिया के साथ ब्लड मिक्स होकर निकलता है, क्योंकि जो हमारी तो सर एनएस का डिसेंट्री भी तो वही होता है। क्या, ब्लडी डायरिया ही तो उसमें भी ब्लड कंटेंट आता है। तो डिसेंट्री को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, डायरिया और यही पूछ रहा डिसेंट्री। था सर। हाँ, अब या भैया एक तो नेटवर्क ऐसे है ना इस कॉलेज के, मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो बेसिकली डायरिया और ब्लड डायरिया या फिर डिसेंट्री जिसको कहते हैं वो दोनों देखने के लिए मिल सकते हैं। और लास्ट में जाके क्या मिलेगा कि एक्सेसिव, कभी देखा है ना कि किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन लगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो एब्डोमेन में ऑटोमेटिकली क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, और दूसरा अगर कोई बहुत ज्यादा मोशन जा रहा है तो उसके जो एनस है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन नेचुरली फील होने लगती है। तो वही इसमें देखने के लिए मिलेगा, डायरिया मिलेगा, ब्लडी डायरिया मिलेगा, और साथ में एनस के अंदर बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिल सकती है। ये फेटल डोज की बात करें तो अगर सॉलिड फॉर्म में अगर उसके हम सीड्स यूज कर रहे हैं तो लगभग जो उसकी फेटल डोज होती है वो होती है 4 सीड्स। और अगर हम ओरल ऑयल में अगर उसको यूज कर रहे हैं तो जो उसकी ऑयल की फेटल डोज लिखी गई वो लिखी गई लगभग 15 से लेके 30 ड्रॉप्स तक, या इसकी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं लगभग 1 चम्मच। अगर 1 चम्मच उसका ऑयल अगर हम यूज करते हैं तो वो किसी भी पेशेंट के लिए फेटल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। फेटल पीरियड लगभग 4 से लेके 5 घंटे तक। ठीक है, 4 से 5 घंटे किस लिए, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया दोनों ही कंडीशन में एक चीज कही जाती है कि अगर दोनों ही कंडीशन को अगर इमीडिएटली ना रोका जाए, चाहे वो वोमिटिंग है या डायरिया है, तो वो क्या करेगी, जितनी भी हमारे बॉडी का वाटर कंटेंट है वो उसको बाहर निकाल देती है। उसकी वजह से जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर नेक्रोसिस शुरू होकर वहां पे जो डेथ है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो जयपाल में भी जो डेथ होती है वो बेसिकली एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर कंटेंट की वजह से होती है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमारा वाटर कंटेंट बाहर निकल रहा है उसको रोकना है। तो चेक डिहाइड्रेशन एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि चाहे हम उसको ओरली रूट से चाहे आईवी रूट से, जैसे भी पेशेंट कंफर्टेबल हो, जो भी उसका वाटर कंटेंट बाहर निकल रहा है उसको रिकरेंट करना है, उसको वापस वहां पर होल्ड करना है, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट उसके लॉस हुए हैं उसको दोबारा स्टेबल करना है। तो इसके लिए ओरल रिहाइड्रेटिव सॉल्यूशन और आईवी फ्लूइड्स दोनों का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टमक वॉश विद द वार्म वाटर, कि जो भी वहां पे रुक गया है, जो भी उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट वहां पे स्टे हो गई है स्टमक में, तो उसको निकालने के लिए स्टमक वॉश करना है सिंपली गर्म पानी के साथ। डिमल्शेंट का यूज कर सकते हैं ताकि जो उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। जो वहां पे उसको एब्डोमिनल पेन्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्रैम्प्स और जो बर्निंग सेंसेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन और एट्रोपिन का यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या करना है कि जो उसको एक्सेसिव डायरिया हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरिया को रोकने की कोशिश करनी है। कि एक तो उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है, और दूसरा जो भी उसके अंदर डायरिया प्रोड्यूस हो उस डायरिया को होल्ड करने की कोशिश करनी है।
ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो अगर किसी ने डायरेक्टली उसके सीड्स यूज करें तो सीड स्टमक में देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन अगर उसने डायरेक्टली उसको यूज किया, अगर ऑयल यूज किया है तो उसमें किसी भी तरह के जो स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा जो ज्यादातर इरिटेंट्स पॉइजन में देखने के लिए मिल सकता है, कंजेशन एंड द इन्फ्लामेशन एंड इरोजन ऑफ द म्यूकस ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। कि किसी भी इरिटेंट पॉइजन में हमें क्या मिलेगा कि वहां पे वो इंटरनल जो हमारी म्यूकोज है उसको इरिटेट करके वहां से उसको पील ऑफ करने की कोशिश करता है और अंदर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स करके वहां पे इन्फ्लामेशन और इरोजन को प्रोड्यूस करने लगता है। तो सिर्फ वही सिम्टम हमें देखने के लिए इरिटेंट पॉइजन में मिल सकता है। अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बेसिकली जो इसमें जो सबसे ज्यादा डेथ होने के चांसेस होते हैं वो ड्यू टू द एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, क्योंकि पता नहीं होता कि उसकी कितनी डोज है जो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि दूसरों को परेशान करने के लिए उसको किसी भी खाने में मिला के या उसके अंदर जमाल घोटे का बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो जो हमें केस देखने के लिए मिलते हैं वो ज्यादातर किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। इसके अलावा कुछ कंडीशन में सुसाइडल और होमोसाइडल पॉइजन में भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एरो पॉइजनिंग जो हमने कुंजा के अंदर बात करी थी कि कई बार क्या होता है कि पुराने जमाने में लोग इन चीजों को जो उसकी वर्तियां बना के या फिर उसको डायरेक्टली तीरों पे लगा के दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज कर सकते थे। तो उस तरह की एरो पॉइजनिंग इसमें भी देखने के लिए हमें मिल सकती है। कोई डाउट इसमें जयपाल में किसी को? जयपाल में कोई डाउट है किसी को? नो सर।